Okay, on chapter 5, D block element, secondary chemistry, we are going to discuss a very important topic, that is metallurgy of copper. ठीक है. So हमारी बुक के अंदर सेकेंडरी केमिस्ट्री में दो तरह की मेटलर्जीज गिवन है. एक मेटलर्जी ऑफ कॉपर है और एक मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम है. चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया है मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम और चैप्टर 5 के अंदर है मेटलर्जी ऑफ कॉपर, मतलब तांबे की धातकारी. सो मेटलर्जी कहते किसे हैं, मेटलर्जी क्या प्रोसेस होता है कि किसी भी मेटल को उसके ओर में से अलहदा करना, सेपरेट करना, ये मेटलर्जी कहलाता है. ठीक है, धातकारी उर्दू में जिसको हम कहते हैं. मतलब ये कि मेटल्स को जब भी ज़मीन से निकाला जाता है तो वो कंबाइंड स्टेट के अंदर निकलते हैं, सिवाय कुछ नेटिव मेटल्स के या सिवाय कुछ फ्री मेटल्स के, जैसे मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है. इसके अलावा जितने भी मेटल्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में लिखते हैं. हापा मेटल्स Hg, Ag, Pt, Au, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, बस ये वो मेटल्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर से डायरेक्टली निकल जाते हैं फ्री स्टेट के अंदर. वरना जितने भी मेटल्स होंगे, आयरन हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो आपका कोई भी दूसरा मेटल मौजूद हो, ठीक है, एल्यूमिनियम हो, वो सब के सब कंबाइंड स्टेट में ज़मीन के अंदर से निकलते हैं. ठीक है, चूँकि किसी ज़माने में कहा जाता है कि जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स वगैरह स्टार के सेंटर में फॉर्म होते हैं. स्टार का जो सेंटर होता है, सितारे का जो मरकज़ होता है, उसके अंदर मेटल्स फॉर्म होते हैं. और जब वो सितारा सुपरनोवा एक्सप्लोजन से एक बड़े धमाके से फटता है तो उसके नतीजे में उसके अंदर से जितने भी मेटल्स वगैरह होते हैं वो यूनिवर्स में इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं. तो हज़ारों, लाखों या करोड़ों साल पहले इस तरह के कुछ मेटल्स आकर हमारे ज़मीन पे भी गिरे होंगे, अर्थ पे, फ्री स्टेट में, मतलब कि मेटालिक स्टेट में. लेकिन जब वो ज़मीन के अंदर दब गए तो काफ़ी सालों के बाद ज़मीन से रिएक्शन, मतलब डिफरेंट चीज़ों से रिएक्शन की वजह कर वो किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए. तो वही मेटल का कंपाउंड जो ज़मीन के अंदर बन गया उसको हम ओर कहते हैं, कच धात उर्दू में कहा जाता है. तो ज़मीन के अंदर से डायरेक्ट मेटल नहीं निकलता बल्कि पत्थर निकलते हैं, ओर्स जिनको कहा जाता है. तो आपको उन ओर को रिफाइन करना होता है ताकि उसमें से मेटल आप गेन कर लें. तो उसी ओर की रिफाइनिंग कहलाती है मेटलर्जी. ये पूरी एक इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है. मेटलर्जिकल इंजीनियर होते हैं, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग होती है एनईडी के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से मेटल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह से मेटल्स को रिफाइन किया जाता है उनके ओर्स में से. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले कॉपर की मेटलर्जी, तांबे की धातकारी. ठीक है, और मेटल इज़ और कॉपर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल. वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज कॉपर, बाय कॉपर वी कैन मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स. कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है और उसके थ्रू दुनिया भर के वायर्स बनाए जाते हैं, तारें बनाई जाती हैं जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है. ठीक है, तो उसी कॉपर को किस तरह से हम ऑब्टेन करते हैं, ज़मीन से निकालने से लेकर 100% प्योर कॉपर तक की रिफाइनिंग का प्रोसेस आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं. ठीक है, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, 5 स्टेप है जिस पर जाकर आखिरकार कॉपर की रिफाइनिंग होती है, तांबे की धातकारी होती है. कॉपर का सिंबल होता है Cu, लैटिन में इसका क्यूप्रम होता है, उर्दू में हम इसको तांबा कहते हैं. ठीक है, और ये 1B ग्रुप के अंदर मौजूद होता है, कॉइनेज मेटल्स के ग्रुप में होता है. तो कॉपर इज अ कॉइनेज मेटल. कॉइनेज मेटल किसे कहते हैं? जिससे हम सिक्के बना सकें. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तीनों कॉइनेज मेटल्स होते हैं. ठीक है, तो कॉपर के ओर्स हमारे पास 4 ओर्स हैं. दे आर द 4 वेरी इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ कॉपर. फर्स्ट इज कॉपर पायराइट, देन चैल्कोसाइट, मेलाचाइट, एजोराइट. कॉपर पायराइट CuFeS2, चैल्कोसाइट Cu2S. मेलाचाइट क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट के साथ कॉपर का हाइड्रोक्साइड लगा होता है. एजोराइट के अंदर भी क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट के साथ कॉपर का हाइड्रोक्साइड लगा हुआ होता है. ठीक है, बस सिर्फ फर्क क्या होता है कि मेलाचाइट और एजोराइट के फॉर्मूले में इसमें सिंगल CO3 होता है, इसमें डबल 2 मोल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट मौजूद होता है. ठीक है, अच्छा, कॉपर पायराइट और चैल्कोसाइट चूंकि दोनों के फॉर्मूले में आपको यहाँ पर सल्फर मिल रहा है, दैट्स वाई ये हमारे पास कॉपर पायराइट और चैल्कोसाइट दे बोथ आर सल्फाइड ओर्स, क्योंकि सल्फर इनके अंदर है. और मेलाचाइट और एजोराइट इन दोनों में चूंकि आपको ऑक्सीजन दिख रहा है तो दीज 2 आर ऑक्साइड ओर्स. ठीक है, तो सल्फाइड ओर्स भी हमारे पास है और ऑक्साइड ओर्स भी हमारे पास है. मेलाचाइट का कलर ग्रीन होता है, एजोराइट का कलर जो है वो ब्लू होता है. ठीक है, अगर ज़मीन से जिस पत्थर की सूरत में निकलता है तो उसके ओर्स के डिफरेंट कलर हैं. तो हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स के, हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कॉपर पायराइट की मेटलर्जी से किस तरह से हमें प्योर कॉपर हासिल होता है. तो ज़्यादातर कॉपर जो है मेटल इसी कॉपर पायराइट के ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है. तो सबसे पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर की कंसंट्रेशन. जब ज़मीन के अंदर से ओर निकलता है ना
तो ओर के अंदर कंपाउंड तो होता है मेटल का बना हुआ, जैसे कि अगर कॉपर पायराइड का ओर आपने निकाला है तो कॉपर पायराइड तो होगा, ठीक है। तो ओर के अंदर दो तरह की चीज़ें मौजूद होती है, एक तो आपके पास कंपाउंड होता है जैसे CuFeS2, ये कंपाउंड आपके पास होगा, और इस कंपाउंड जो कि ज़मीन में बहुत अरसे तक दबे रहने की वजह से इसके अंदर बहुत सारे धूल मिट्टी वगैरह, डस्ट पार्टिकल, डर्ट पार्टिकल वगैरह चिपक चुके होंगे, उसके साथ निकलेगा ना, ये डस्ट के साथ निकलेगा। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स जो इम्प्योरिटीज इसके ऊपर लगी होती है ना, फिजिकली अटैच्ड होती है जो ये डस्ट पार्टिकल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड गैंग पार्टिकल्स, इसको गैंग पार्टिकल्स कहा जाता है। तो इन गैंग पार्टिकल्स को हमें रिमूव करना पड़ता है जो कॉपर पायराइड के सरफेस के ऊपर मौजूद है। इसके इसीलिए प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6% कह लो कि कॉपर पायराइड होता है, और 94% तक इम्प्योरिटीज़ होती हैं या गैंग पार्टिकल्स होते हैं जो कॉपर पायराइड के साथ अटैच्ड होते हैं। तो सबसे पहले करते हैं कंसंट्रेशन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ के मतलब होता है झाग, और फ्लोटेशन के मतलब होता है तैरना, झाग के तैरने वाला बल, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें क्या करना पड़ता है कि हम एक कंटेनर लेते हैं, और उस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, ओर, इस ओर को, कॉपर पायराइड के ओर को क्रश करते हैं, पीसते हैं, और पीसने के बाद पानी, 50% पानी और 50% ऑयल, नॉर्मली कोकोनट ऑयल में ले सकते हैं, पाम ऑयल, नारियल का तेल 50% होगा, 50% पानी होगा और क्रश्ड ओर होगा, ये मिक्स करके हम डाल देंगे, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर, और उसमें हम डाल देंगे एजिटेटर। एजिटेटर क्या करता है, ये घूमता है, तेजी के साथ घूमेगा तो क्या एजिटेट करेगा, इसको मिक्स करेगा, और जब ये कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा कि ओर में, क्रश्ड ओर के अंदर जो भी हमारे पास कॉपर पायराइड होगा, वो कॉपर पायराइड क्या होगा, वो कॉपर पायराइड जो है वो ऊपर आ जाएगा, लेस डेंसर होने की वजह से ऊपर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, और जितनी भी इंप्योरिटीज उसके अंदर होगी, हर तरह की इंप्योरिटीज, हर तरह के गैंग पार्टिकल, वो क्या हो जाएंगे, सेटल्स डाउन, वो नीचे बैठ जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से इसके जो भी आप यहाँ पर जो और आ चुका होगा इसके सरफेस पर, उसको हम सेपरेट करके धोकर सुखा लेंगे, तो आपको क्या होगा, आपको जो है वो कंसंट्रेटेड और आपको मिल जाएगा जो 6% होगा। मतलब क्या करेंगे, इस गैंग पार्टिकल को रिमूव कर देंगे। फिर से मैं बता दूं कि सबसे पहले क्या करना होता है, कंसंट्रेशन करनी पड़ती है ओर की, ओर के अंदर से धूल मिट्टी को हटाना होता है। तो क्या करते हैं, ओर को पीस कर पानी और तेल मिलाकर उसको डाल लेते हैं कंटेनर में, और एजिटेटर डाल के घुमा देते हैं। तो क्या होता है कि जितना भी ओर का जो कॉपर पायराइड होता है, गैंग पार्टिकल सारे सेटल डाउन हो जाते हैं, और कॉपर पायराइड सारा ऊपर आ जाता है, और उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड ओर, क्योंकि इस ओर की अब कंसंट्रेटेशन कर दी गई। क्लियर है, बस समझ में आ गई। फर्स्ट स्टेप में क्या हो, सेकंड स्टेप में फिर क्या होता है, रोस्टिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर की रोस्टिंग की जाती है, इसको भूना जाता है, ठीक है। तो भूनना उसको हम कहते हैं रोस्टिंग, हाई टेम्परेचर पे पकाना, जैसे ब्रोस्ट वगैरह पकता है ना हाई टेम्परेचर पे, तो इसको हम कहते हैं रोस्टिंग, ठीक है। तो किसी हाई टेम्परेचर पे जब आप किसी चीज़ को हीट करना शुरू कर दें बारबेक्यू वगैरह पकाने के लिए, तो वो सब रोस्टिंग की जा रही होती है। तो हम यहाँ पर इस कंसंट्रेटेड ओर की रोस्टिंग करेंगे, और रोस्टिंग किसके अंदर की जाएगी, रिवर्बरेटरी फर्नेस। ये एक ओपन हर्थ फर्नेस टाइप का होता है, ऊपर से खुला होता है, डिक्ची नुमा होता है, समझ जाओ। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर है, जो कंसंट्रेटेड ओर है, इसको हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पर कंसंट्रेटेड ओर आ गया, जो असल में क्या है, CuFeS2 है, और उसको हाई टेम्परेचर पे हीट कर, लकड़ी वगैरह लगाकर, जैसे डेक में होता है ना हलीम बनाते हैं जैसे, वैसे इसको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। हीट करने पर क्या होता है कि कॉपर पायराइड और की थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाती है। हवा की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो क्या होता है, कॉपर पायराइड की जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, कंबस्टन होती है, जलता है ये, और ये डिकम्पोज हो जाता है। कॉपर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, ठीक है, सॉरी, कॉपर रिएक्शन करता है सल्फर से, आयरन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, और सल्फर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से। तो जब कॉपर सल्फर से रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्यूप्रस सल्फाइड, Cu2S, कॉपर की वैलेंसी +1 इसके नीचे आई, सल्फर की -2 उसके नीचे आई। आयरन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, तो बनेगा FeO, फेरस ऑक्साइड, और सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये 3 कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है। तो ये Cu2S है, जहाँ पर कॉपर की वैलेंसी +1 आ रही है तो क्यूप्रस सल्फाइड है। ये FeO है, कॉपर की, यहाँ आयरन की वैलेंसी +2 आ रही है तो फेरस ऑक्साइड है, ठीक है, क्योंकि आयरन की +2 वैलेंसी जब आती है तो फेरस होता है, +3 पे फेरिक होता है, और Cu+1 पे क्यूप्रस होता है, +2 पे क्यूप्रिक होता है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड क्या हो गया, रोस्टिंग हो गया। रोस्टिंग के नतीजे में क्या हुआ कि ये कॉपर पायराइड हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर मिला, कॉपर सल्फाइड अलग हो गया और आयरन का ऑक्साइड अलग हो गया, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के, सल्फर डाइऑक्साइड चूँकि वो गैस है, तो गैस बनकर क्या होगा, वो यहाँ से स्केप आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी।
समझ में आया क्या हुआ इस स्टेप में? रोस्टिंग के अंदर क्या हुआ, हवा की मौजूदगी में हमने उसको हीट किया है हाई टेम्परेचर पे, तो उसकी कंबस्टन हो गई और कंबस्टन के नतीजे में ये चीज़ें हमें मिली है। सही है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप है स्मेल्टिंग ऑफ रोस्टेड ओर। अब ये जो ओर इसके अंदर से हमें मिलेगा ना, वो रोस्टेड ओर होगा, क्योंकि रोस्टिंग कर देगा ये तो रोस्टेड ओर हो गया। अब इस रोस्टेड ओर की करनी पड़ेगी स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग किसे कहते हैं? मेल्टिंग तो मतलब पिघला देना, हाई टेम्परेचर है, और स्मेल्टिंग मतलब एस से मराद हो गया सैंड, रेत डालकर, सैंड मतलब सिलिका डालकर, रेत डालकर किसी चीज़ को पिघला देना, दैट इज स्मेल्टिंग। और स्मेल्टिंग किस में की जाती है? ब्लास्ट फर्नेस में की जाती है। स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होगा कि ये FeO को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे रोस्टेड ओर के अंदर से। तो स्मेल्टिंग करने के लिए यहाँ पर हम लेते हैं ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं आतिशी भट्टी। इसी ब्लास्ट फर्नेस से जो है वो हम क्या करते हैं, आयरन को भी, उसकी भी मेटलर्जी की जाती है, हेमेटाइट ओर से आयरन को भी हासिल किया जाता है इसी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर से। तो ब्लास्ट फर्नेस एक लॉन्ग टावर, 20 फीट लॉन्ग एक टावर होता है स्टील की, मतलब कि स्टील का पूरा बना हुआ होता है, लाइन किया जाता है फायर ब्रिक्स को, पूरा एक आतिशी भट्टी, तंदूर जैसे जिसको कह लो वैसा होता है। ऊपर से ओपनिंग होती है, ऊपर से हम डालते हैं रोस्टेड ओर। ये पूरा ये रोस्टेड ओर में क्या हो गया, दो चीज़ें हो गई, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड तो निकल गई। ठीक है, ये रोस्टेड ओर डालते हैं और उसके साथ क्या डालते हैं? सिलिका। सिलिका मतलब सैंड, सैंड मतलब रेत, रेत डाल देते हैं। ठीक है, और ये इसके अंदर जाता है। फिर अंदर होता है रेड हॉट कोक, लाल जलता हुआ कोयला होता है, तो अंदर काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, तो काफ़ी हाई टेम्परेचर अंदर जनरेट हो रहा होता है। उस हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, रोस्टेड ओर में मौजूद जो आयरन ऑक्साइड FeO वो सिलिका से रिएक्शन कर जाता है SiO2 से। जब FeO इस SiO2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? FeSiO3 एडिशन हो जाएगी, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, बन जाएगा फेरस सिलिकेट FeSiO3 +2 -2, तो Fe+2 वैलेंसी का, तो फेरस सिलिकेट वो हाई टेम्परेचर में बनाइए। तो फेरस सिलिकेट लेस टेंसर होता है, तो क्या होता है? ऊपर आ जाता है, वो ऊपर आ जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लैग। और स्लैग अगरचे हमारे ये बाय प्रोडक्ट हासिल हो रहा है, यहाँ से उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल किया जाए किस लिए किया जाता है? यूज्ड फॉर कारपेटिंग ऑफ रोड, यूज्ड फॉर मेकिंग रोड। रोड्स को बनाने में, सड़कों को बनाने में हम स्लैग को इस्तेमाल कर लेते हैं, एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे। सड़कों को, गलियों को, रोड्स को, मेन रोड्स जो होते हैं उसको बनाने के लिए स्लैग का इस्तेमाल कर लिया जाता है, ताकि मजबूती पकड़ने के लिए, ताकि सड़क में मजबूती आ जाए। तो स्लैग रिमूव हो गया, आयरन ऑक्साइड सिलिकेट बनकर सेपरेट हो गया लेस डेंसर होने की वजह से, चूंकि स्लैग ऊपर चला जाता है। और नीचे क्या आ गया आपके पास? नीचे जो है वो जो दूसरा कंपाउंड बचा हुआ है CO2S, वो आपके पास नीचे आकर बैठ गया। अच्छा, टेम्परेचर यहाँ पर हाई टेम्परेचर मेंटेन हो जरूरी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पाइप्स लगे होते हैं, पाइप्स लगे होते हैं, उन पाइप्स को हम लोग कहते हैं टायर। इस टायर पाइप से क्या किया जाता है? हॉट एयर को ब्लो करवाया जाता है, हॉट एयर को ब्लो कराते रहते हैं, ताकि जो है वो हीट, चूँकि कोयला है ना, कोयले को हवा देते रहोगे तो क्या होगा? कोयला जलता रहेगा, दहकता रहेगा, तो ये हीट इसको देते रहते हैं ताकि जो है वो दहकता रहे और हमारा प्रोसेस चलता रहे। तो ऊपर तो आपके पास स्लैग आ गया, और नीचे यहाँ से आपने अलग क्या कर लिया? CO2S, क्यूप्रस सल्फाइड, जिसको हम लोग कहते हैं मैट। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर से जो चीज टॉप से सेपरेट हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लैग। और जो नीचे से निकल गया उसको हम लोग बोलते हैं मैट। अब इस केस में, कॉपर के मेटलर्जी के केस में, स्लैग है फेरस सिलिकेट और मैट क्या है आपका? CO2S, क्यूप्रस सल्फाइड। ठीक है, समझ में आ गई बात? इस स्टेप में क्या हुआ सर? इधर भी हमें क्यूप्रस सल्फाइड मिला और इधर क्यूप्रस सल्फाइड मिला। नहीं, देखिए यहाँ पर क्या था, रोस्टिंग जब हमने की ना कंसंट्रेटेड ओर की, यहाँ पर हमने CO2S डाल दिया, CuFeS2, ठीक है, ये इन कंपाउंड्स में चेंज हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और अंदर क्या बच गया? CO2S प्लस FeO। अब ये साथ में कंबाइंड स्टेट में, इनको जुदा नहीं किया गया, अलग नहीं है ना, ये सेपरेट मिले में है आपस में, तो उनको अलग करना है। अलग करने के लिए स्मेल्टिंग की जा रही है, ताकि आपको जो FeO है ना वो स्लैग बन के रिमूव हो जाए और हमें सिर्फ CO2S मिल जाए। समझ में आ गई बात क्या हुआ यहाँ पे? इस वजह से तो स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर क्या किया गया, इस प्रोसेस के अंदर मेट की सूरत में क्यूप्रस सल्फाइड को हासिल कर लिया गया और फेरस ऑक्साइड आपका स्लैग बनकर ऊपर से सेपरेट आउट हो गया। क्लियर? तो ये रिएक्शन इस प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी कि किस तरह स्लैग बन रहा है। इसमें भी एक रिएक्शन है, तो सेकंड रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखा। फर्स्ट स्टेप में कोई रिएक्शन नहीं थी, जैसे फिजिकल प्रोसेस था जिसमें हमने क्या किया, एजिटेटर की मदद से जो है वो फ्रोथ की सूरत में हमने अलग कर लिया प्योर कॉपर पायराइट को, और सारे जो डिकैइंग पार्टिकल्स थे वो नीचे रह गए। ठीक है, स्टेप 4 है, स्टेप 4 कहलाता है बेसेमराइजेशन, बेसेमराइजेशन ऑफ स्मेल्टेड ओर। अब ये जो मेट आपके पास है इसी को हम स्मेल्टेड ओर भी कह सकते हैं, स्मेल्टिंग के बाद आपको हासिल हुआ ये। तो ये यहाँ तो सबसे पहले तो आपके पास सिर्फ ओर था, ये प्रोसेस चला दिया तो कंसंट्रेटेड ओर बन गया, ये प्रोसेस हो गया तो रोस्टेड ओर बन गया। अब ये प्रोसेस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्मेल्टेड ओर बन जाएगा। ठीक है,
अब स्मेल्टेड ओर को क्या किया हमने डाल दिया बेसमेर कन्वर्टर के अंदर। बेसमेर नाम था साइंटिस्ट का जिसने इस अपरेटस को बनाया था, बेसमेर कन्वर्टर। बेसमेर कन्वर्टर में क्या होता है कि यहाँ हम क्या करते हैं कि मैट को डाल लेते हैं बेसमेर कन्वर्टर के अंदर, और मैट को डालने के बाद इसमें से ऑक्सीजन गैस को रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन गैस को पास करते हैं। जब मैट में से ऑक्सीजन गैस, मैट से मुराद क्या है, Cu2s, जब इसमें से ऑक्सीजन गैस पास होता है तो क्या होता है, एक रिएक्शन होता है, डबल रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले क्यूपरस सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो रिएक्शन करके क्या बनेगा, सल्फर इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, और कॉपर इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्यूपरस ऑक्साइड बना लेगा, Cu2O, ठीक है। देन ये क्यूपरस ऑक्साइड जो आपके पास होगा ये पहले से बचे हुए Cu2s के साथ रिएक्शन कर जाएगा। मतलब जैसे ही Cu2O बनेगा क्यूपरस ऑक्साइड, वो पहले से मौजूद Cu2s जो होगा उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, दोनों साथ में रिएक्शन करेंगे। कॉपर कॉपर के साथ रिएक्शन है, कॉपर बन जाएगा, और सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, अब स्केप आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो फिर मैं बता दूं क्या हुआ भाई, क्यूपरस सल्फाइड ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बना, Cu2O और Cu2O बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना। इस Cu2O ने फिर Cu2s से रिएक्शन किया क्यूपरस सल्फाइड से, कॉपर कॉपर से रिएक्शन किया, कॉपर अलग हो गया, और सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन किए सल्फर डाइऑक्साइड बन के अलग हो गया। आगे आपके पास कॉपर मेटल बेसमराइजेशन प्रोसेस के बाद, फोर्थ स्टेप के बाद कॉपर आपके पास है। बट इस कॉपर के साथ एक मसला है, देयर इज सम इशू विद दिस कॉपर। अब क्या इशू है, क्या मसला है तांबे के साथ, ये कहलाता है ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर किसे कहते हैं, स्किन पर जो दाने निकल जाते हैं ना, तो दानों को हम ब्लिस्टर कहते हैं, मतलब पिंपल्स भी कहते हैं, ब्लिस्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ऊपरी में सतह जब हो जाती है तो वो ब्लिस्टर कहलाती है, ठीक है। स्किन जब उभर जाए, जब को मच्छर काटते हैं तो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ब्लिस्टर्स कहते हैं दाने को। तो ये आपका ब्लिस्टर कॉपर मतलब दानेदार कॉपर 99% प्योर होता है, ये 1% इम्प्योरिटी उसके अंदर होती है। इसको ब्लिस्टर कॉपर कहते क्यों है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि 99% प्योर होता है और अनफिट फॉर मेकिंग वायर्स, इससे हम तार नहीं बना सकते क्योंकि इसके अंदर 1% इम्प्योरिटी है, और कभी भी हल्की सी भी इम्प्योरिटी अगर आपके पास आ जाए तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल लॉस होना शुरू हो जाएगा, कनेक्टिविटी सही नहीं होगी, है ना। ये फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं उसके अंदर कि हमेशा प्योर मेटल के अंदर से जो है वो करंट अच्छी तरह से पास हो सकता है, और अगर इम्प्योरिटी ऐड हो जाए उसके अंदर तो करंट पास नहीं होता। इसलिए जब भी हम फैन वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 100% कॉपर चाहिए, लिखा हुआ भी होता है 100% प्योर कॉपर गारंटी। तो 100% प्योर कॉपर होगा तो वो फिर जलेगा नहीं और कम एनर्जी लॉस करेगा, बिजली का बिल भी कम आएगा, ठीक है। अगरचे पहली बार महंगा पड़ेगा वो आपको 100% प्योर कॉपर वाला, बट वो आपको कहाँ फ़ायदा देगा, वो आपको बिजली के बिल में फ़ायदा देगा, यूटिलिटी बिल्स में फ़ायदा देगा। अगर आपने सिल्वर को ले लिया, अगर आपने मिक्स वाला कॉपर ले लिया अगर आपने, तो उसमें से क्या होगा, चलेगा तो वो भी, लेकिन वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल लॉस ज़्यादा करेगा। इलेक्ट्रिकल लॉस ज़्यादा होने से क्या होगा, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, हर महीने ज़्यादा आएगा। इसलिए कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रो एक बार, तो इंसान को महंगी चीज़ लेनी चाहिए, ठीक है। तो ब्लिस्टर कॉपर होता है 99% प्योर, और ये अनफिट होता है वायर बनाने के लिए, चूंकि इसमें 1% प्योरिटी मौजूद है। इसको हमें 100% प्योर करना पड़ता है कॉपर को, ठीक है। यहाँ 99% प्योर कॉपर आ गया आपके पास स्टेप नंबर 4 में, बेसमेर कन्वर्टर के अंदर ही मिल गया आपको ये। अच्छा, अब नेक्स्ट बात बताता हूँ कि ब्लिस्टर की क्या कहानी है, ब्लिस्टर क्यों कहते हैं इसे। सो ड्यू टू द इजेक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ब्लिस्टर्स अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, सो इट इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के इजेक्ट होने की वजह से क्या होता है, कॉपर के सरफेस पर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, इसलिए हम उसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। होता क्या है कि मोल्टन स्टेट में होता है, पूरा का पूरा कॉपर मोल्टन पिघला हुआ हालत में होता है, और उसके अंदर से क्या हो रहा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा होता है अंदर से। जब अंदर से निकलता है बुलबुले की सूरत में, तो क्या होता है, वो फुल मतलब है ना, वो उस तरह से क्या होता है, समझ लो कि दाने 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 सरफेस के ऊपर बनते रहते हैं, इसलिए इसको ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। गैस बाहर निकल रही है ना, तो अंदर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, खोखला खोखला, अंदर से भी आप देखोगे ना तो खोखले खोखले, जैसे बिल्कुल सेम वैसे केक जैसे बनाते हैं। केक बनाते हैं तो केक किस तरह से बनता है, केक के अंदर हमने सोडा इस्तेमाल करते हैं ना, वो सॉरी बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है NaHCO3, और जब वही कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलती है ब्रेड के अंदर से, तो क्या जगह ढूंढती है बाहर निकलने का, इधर इधर उधर उधर से, तो क्या होती है, छोटे 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 पोर्स बनाते हैं। तो केक को जब तोड़ोगे अंदर से तो क्या होगा, छोटे छोटे सुराख होते हैं। वो छोटे सुराख है किस चीज़ के, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलना है ना, तो वो सुराख बनाते हुए निकला है बाहर, तभी बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं बेक करने के लिए चीज़ों को, और ये हज़ारों साल से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, उसके अंदर भी अंदर अंदर सुराख, और ऊपर जो है वो उसके क्या ब्लिस्टर्स क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए इसको ब्लिस्टर कॉपर नाम दिया जाता है। तो मैं इसकी वजह बता रहा था कि वाई इट इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। अब सबसे लास्ट प्रोसेस हमारे पास होगा कि 99% प्योर कॉपर को 100% प्योर कॉपर में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलिसिस को इस्तेमाल करना पड़ेगा,
और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करके हम यहाँ पे 99% प्योर कॉपर को 100% प्योर कॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप जानते हैं, उसके अंदर एनोड होता है, कैथोड होता है, बैटरी होती है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट हो गया जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालना है। इलेक्ट्रोलाइट हमने इसके अंदर डाला कॉपर सल्फेट, CuSO4 ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, वो हमने इसके अंदर भर दिया एज एन इलेक्ट्रोलाइट, जो कॉपर +2 और SO4-2 में ब्रेक हो जाएगा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद। तो एक्वस कॉपर सल्फेट हमने डाल दिया उसके अंदर, पानी मिला हुआ कॉपर सल्फेट, तो ब्लू सोल्यूशन होता है उसका, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, एनोड लगा दिया, और वो क्या है, ब्लिस्टर कॉपर, जिसके आप देख रहे हैं दाने 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 बने उसके सरफेस पे। और यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर नेगेटिव साइड पर, कैथोड साइड पे हमने 100% प्योर कॉपर लगा दिया, जो दूसरे किसी और प्रोसेस से हमने प्योरीफाई करके लगा दिया होगा। मतलब बच्चे पूछ रहे थे पहली बार कहाँ से आऊँगा ज़िंदगी में 100% प्योर कॉपर, तो ये जरूरी कि यही तरीका होगा, कॉपर को रिफाइन करने के और तरीके भी होंगे, तो वहाँ से 100% प्योर करके लगा दिया गया होगा इसके अंदर, ठीक है। तो 100% प्योर कॉपर ये रहा, और ये आपके पास ब्लिस्टर कॉपर हो गया 99% प्योर कॉपर, ठीक है। तो ये 99% प्योर है और ये 100% प्योर है। हमें क्या करना है, इसको 100% प्योर बनाना है। और बैटरी हमने जो लगाई 1.3 वोल्ट की, बड़ा स्लो करंट देते हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है ये। 1.3 वोल्ट तो मतलब आपके तोशिबा सेल से भी कम वोल्टेज इसके अंदर है, वो 1.5 वोल्ट होती है, जिससे भी डाउन है, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम इसे करंट पास करेंगे तो करंट पास करने पर रिएक्शन शुरू हो जाएंगे, सेल रिएक्शन से स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, आप जानते हो ऑक्सीडेशन होती है एनोड पर, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होती है, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड, ठीक है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस हो जाना। तो इसको दो निमोनिक याद रखते हैं, OARC, OARC मतलब ऑक्सीडेशन एनोड पर, रिडक्शन कैथोड पर, ठीक है, OARC इस तरह याद रख लें। तो ऑक्सीडेशन एनोड पर होती है, रिडक्शन हमेशा हमेशा कैथोड पर होती है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते क्या चीज़ है, इसको ऑयल रिग से याद रख लें, ऑयल रिग, ऑयल रिग, ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, ठीक है। तो ऑयल से मराद ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा यहाँ पर। कॉपर मेटल यहाँ पर जो मौजूद है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और लॉस करने के बाद कॉपर +2 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आयंस हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है, तो कॉपर का मेटल आयंस की सूरत में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर शामिल हो जाएगा कॉपर +2 आयंस की सूरत में। कैथोड, तो जितना भी कॉपर होगा ऐसा ऐसा करके यहाँ से क्या होगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कॉपर +2 आयंस की सूरत में क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाएगा, है ना भाई, सॉलिड से लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, चूंकि यहाँ पर ये एनोड की सूरत में लगाया गया। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसे कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाना। तो अब क्या होगा कि जितना भी कॉपर +2 आयन होगा वो किस तरफ भागेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे सारे कॉपर +2 आयंस, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, सॉरी यहाँ पर मैंने +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया, इलेक्ट्रॉन का गेन हमेशा लेफ्ट साइड पर लिखा था। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर +2 आयन, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, सो सॉलिड स्टेट में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, स्लोली स्लोली यहाँ पर आपके पास कॉपर मेटल यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज होंगी इसकी सारी, वो क्या होगी, सारी की सारी इम्प्योरिटी जो है वो नीचे नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी उसके अंदर। जो 1% इम्प्योरिटी है ना, एनोड के नीचे जमा होने शुरू हो जाएगी, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनोड मड या एनोड का कीचड़, ठीक है। तो सारी इम्प्योरिटी नीचे आ गई, और जो भी कॉपर था यहाँ से पहले क्या हुआ, कॉपर यहाँ से हुआ ऑक्सीडाइज्ड, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कॉपर +2 आयन बन के सोल्यूशन में आया, और वो सारे कॉपर +2 आयन कहाँ चले गए, कैथोड की तरफ चले गए, और वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ क्या होगा, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसका साइज बड़ा सा हो जाएगा, पहले छोटा सा लगाया होगा ना, थोड़ी देर के बाद साइज बड़ा सा हो जाएगा। जब सारा का सारा यहाँ से खत्म हो गया ब्लिस्टर कॉपर, तो उसको निकाल लेंगे, 100% प्योरीफाई हो गया, ये सारा कचरा नीचे आ गया, इम्प्योरिटी, क्लियर है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास 100% प्योर कॉपर यहाँ से हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो अभी हमने सीखा कि किस तरह से हम कॉपर की मेटलर्जी करते हैं, कि ज़मीन के अंदर से हमने निकाला कॉपर पायराइट, लेकिन मसला धूल मिट्टी बहुत है उसकी, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, पहले उसको क्रशर की मदद से उसको क्रश कर देंगे, क्रश करने से हमारा उसको पीस देंगे, पाउडर बना लेंगे, उसका छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देंगे, और तकसीम करने के बाद फिर क्या करेंगे, तेल पानी का मिक्सचर में उसमें डाल देंगे उसको, और उसको जो है वो कोई एजिटेटर लेकर, एजिटेटर्स जैसा होता है ना, मशीन टाइप का होता है, वो मशीन में जैसे दाल घोटनी हमारे होती है, दाल को घोटने के लिए घुमारे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जिस लस्सी बनाने के लिए, तो लेकिन वो एजिटेटर मशीन टाइप का होता है, उसमें इंजन वो लगा होता है, मोटर लगा होता है, वो तेज़ी के साथ घूमता है, और जितने भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और सारा का सारा जो आपका ओर है
प्योर ओर वो क्या होता है ऊपर आ जाता है 6% जो होता है उसको आप सेपरेट आउट कर लेते हैं और कहाँ डालते हैं रिवर्बेटरी फर्नेस के अंदर। रिवर्बेटरी फर्नेस में डालते हैं और हवा की मौजूदगी में उसको गर्म कर देते हैं। हाई टेम्परेचर पे जब उसको हीट किया जाता है तो हीट करने पर क्या होता है वो डिकम्पोज हो जाता है और देता है आपको क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस चूँकि गैस है तो गैस बनकर ये ऊपर से स्केप आउट हो जाती है। बस ये दो चीज़ें रह जाती हैं, इनको हम कहते हैं रोस्टेड ओर हो गया ये। इसी रोस्टेड ओर को क्या करते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाल देते हैं स्मेल्टिंग के लिए, थोड़ा सा उसमें रेत भी मिला लेते हैं। रेत मिलाने की वजह आप जानते हैं क्या है, हमें क्या करना है FeO को अलग करना है। FeO रेत के साथ रिएक्शन करता है सैंड के साथ, सिलिका के साथ, और सैंड के साथ, सिलिका के साथ SiO2 के साथ रिएक्शन करके FeO क्या बना लेता है FeSiO3 फेरस सिलिकेट जो स्लैग होता है ऊपर आ जाता है लेस डेंसिटी की वजह से। लेस डेंसर चीज़ें ऊपर रहती है ना हमेशा, लेस डेंसिटी की वजह से ऊपर आ जाता है, हम उसको सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से रोड बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। और नीचे से क्या निकल जाता है मैट। मैट क्या होता है क्यूप्रस सल्फाइड CU2S। इस मैट को हम क्या करते हैं बेसेमर कन्वर्टर के अंदर डालते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बेसेमराइजेशन होती है यहाँ पर, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है मैट का, तो CU2S पहले कन्वर्ट होता है क्यूप्रस ऑक्साइड में, फिर इस क्यूप्रस ऑक्साइड मोर अमाउंट ऑफ CU2S से रिएक्शन करके कॉपर बना लेता है। ये कॉपर 99% प्योर होता है, इसको हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। इसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते है ना, हीट लॉस, एनर्जी लॉस ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल लॉस ज़्यादा होगा। ब्लिस्टर कॉपर इसको इसलिए कहते हैं कि उसके सतह पर दाने होते हैं, ठीक है, ब्लिस्टर्स क्रिएट होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस के स्केप होने से। तो हम फिर क्या करते हैं बच्चों कि हम इसमें फिर इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं इसकी जाकर, तो क्या होता है कि इसमें से इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम कॉपर सल्फेट को CuSO4 को एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एज एन इलेक्ट्रोलाइट इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एनोड आपका बना होता है ब्लिस्टर कॉपर का और कैथोड किससे बना होता है प्योर कॉपर से, 100% प्योर कॉपर से। जब करंट पास करते हैं तो करंट पास करने पर क्या होता है 1.3 वोल्ट का जब करंट पास करते हैं तो यहाँ से ब्लिस्टर कॉपर रिड्यूस होता है, कॉपर मेटल कॉपर प्लस टू आयन में कन्वर्ट होता है, सॉरी ऑक्सीडाइज होकर कॉपर प्लस टू आयन में कन्वर्ट होता है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। और ये जितने भी कॉपर आयंस होते हैं वो सारे के सारे कैथोड की तरफ जाते हैं, प्लस चार्ज वाले नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट होकर उसके साथ चिपक जाते हैं, डिपॉजिट हो जाना शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। तो जब सारा का सारा ब्लिस्टर कॉपर खत्म हो जाता है तो यहाँ से हम प्योर कॉपर कैथोड को अलग कर लेते हैं और हमें 100% प्योर कॉपर मिल जाता है। क्लियर है सारी चीज़ें A to Z सारी चीज़ें, को सवाल तो नहीं है, नो इश्यूज। यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, नो क्वेश्चन इज देयर, पक्का।